हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कैपेसिटेंस टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर और होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो कैपेसिटेंस क्या था? कैपेसिटेंस था कि आपका कोई कंडक्टर की एक कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, जैसे हमारा जो भी मोटर होती है, जो भी रोटर होगा, जैसे हमारा वाटर का पंप होता है या हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, तो उन सब में एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, क्योंकि शुरू में जब हमने स्टार्टिंग टॉर्क देना होता है किसी भी मोटर को, अगर हमने ऐसे घुमाना है, रेस्ट पर से अगर उसको हमने घुमाना है, रोटर को घुमाना है, तो एक बहुत हाई टॉर्क चाहिए होती है, बहुत हाई फोर्स चाहिए होती है। ओके, तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो वो इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू की नहीं होती है कि वो उसको स्टार्टिंग टॉर्क दे पाए, तो हमें एक कैपेसिटर वहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, उसको कंडेंसर भी बोलते हैं। एक ऐसा सिलेंड्रिकल जैसा वाइट जैसा एक आपने एक डिवाइस देखा होगा, ऐसा फैन में भी लगा होता है, और जो भी मोटर होती है जैसे वाटर पंप होता है उनकी मोटर में भी ऐसा एक लगा होता है, एक ऐसा डिवाइस। कंडेंसर भी बोलते हैं इसको और कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपको करंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके, जो कि उसको घुमा पाएगा शुरू में। फिर एक बार जब घूमना स्टार्ट हो गया, आपका फ़ैन घूमना स्टार्ट हो गया या तो आपकी मोटर घूमना स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ करंट नहीं चाहिए होता है। ओके, तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर अपने अंदर बहुत सारा चार्ज स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो बहुत सारा चार्ज करंट के रूप में फ्लो होकर हमें जहाँ पे चाहिए होता है तो वहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये कैपेसिटेंस जो होती है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। अब देखिए कोई हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास। अब इसके ऊपर मेरे को चार्ज स्टोर करना है। ठीक है, चार्ज स्टोर करना है तो क्या होगा, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज स्टोर करना है, तो चार्ज इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं चार्ज ऐड करता जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे कंडक्टर में ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टोर कर रहा हूँ इसमें, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके, क्योंकि जहाँ पे चार्ज आता है वहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ओके, पोटेंशियल बोलने का मतलब कि अब आपको जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है, चार्ज के कारण पोटेंशियल बढ़ता जाएगा कंडक्टर का, तो उसका बोलने का मतलब, पोटेंशियल बोलने का मतलब क्या हो गया कि हमें और चार्ज लाना है तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल का ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा कि आपका Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, तो जितना ज़्यादा चार्ज आप स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा ही पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब जो आप और चार्ज लेके आएंगे, किसी पॉइंट से और चार्ज आप लेके आ रहे हैं, तो आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क की बात हो रही है। ओके, तो हम कुछ ही लिमिट तक चार्ज को ऐड कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाएगा इस कंडक्टर के पास कि हम और चार्ज ऐड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने क्या ऐड किया, एक कांस्टेंट C। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और इसी को ही हमने क्या बोला, यही क्या है, कैपेसिटेंस है। ओके, इसी कांस्टेंट को क्या बोल दिया हमने कि यही मैथमेटिकली क्या है, यही कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि आपका कैपेसिटेंस किसके बराबर हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV बोला हमने। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, Q बाय V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ कि कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्ज। अब चार्ज को होल्ड कैसे करवाएं? ठीक है, इसके चार्ज तो चाहे आप जितना मर्जी ऐड कर दें, ठीक है, जितना मर्जी चार्ज लाओ इसके अंदर ऐड कर दो, बट एक फैक्टर है जो कि इस चार्ज को ऐड नहीं होने दे रहा है। वो क्या है, जैसे जैसे चार्ज इसके ऊपर ऐड होता जा रहा है इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल बढ़ने का मतलब कि अब आपको अगर और चार्ज लेके आना है
तो वो कुछ ही मात्रा में आ सकता है क्योंकि इसका पोटेंशियल बढ़ गया है अब, ठीक है। अब ये और चार्ज अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई बी का मतलब हुआ कि कितना चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस आपका ऐड हो पाया, ठीक है। कि देखो क्यू बाई बी का मतलब क्या हुआ, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, ठीक है। तो पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कितना चार्ज ऐड हुआ, ठीक है। तो वो एक कंडक्टर की, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाएगी, ठीक है। कि जब आपका हर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कितना कितना चार्ज ऐड हो पा रहा है, ओके। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आपका 10 कूलम चार्ज हुआ आपका 100 वोल्ट में, ठीक है। तो 10 कूलम चार्ज आपका 100 वोल्ट की के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर मैक्सिमम ऐड हो पाया। जब 100 वोल्ट का पोटेंशियल बन गया तो मैक्सिमम 10 कूलम का चार्ज हम ऐड कर पाए, ठीक है। तो 10 कूलम डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। बोलने का मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर 0.1 कूलम चार्ज ऐड हो पाया, ओके। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका यूनिट था मतलब 1 वोल्ट था पोटेंशियल, तब कितना हो पाया, 0.1 कूलम चार्ज ऐड हो पा रहा था। तो ये क्या हो गई, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 10 कूलम चार्ज टोटल ऐड हुआ, और कब तक ऐड हुआ, जब तक 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ना बन गया, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 कूलम पर वोल्ट, ओके। तो 0.1 कूलम चार्ज ऐड हो पा रहा है कंडक्टर में, ठीक है, 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ओके। तो इस तरह से हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। तो जैसे आपने डिफाइन करना है, ठीक है, तो आपने बोला कि अगर आपका पोटेंशियल 1 यूनिट है तो योर C इज इक्वल टू क्यू, ओके। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होती है, ये जो होती है, ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक कंडक्टर है, ठीक है। चार्ज एक कंडक्टर के ऊपर ही स्टोर होगा, ओके। तो कैपेसिटर एक कंडक्टर से बना होगा, ओके। तो ये जो कैपेसिटेंस है, अब मान लीजिए आपके पास एक पानी का कोई घड़ा है, ठीक है, या आपके पास कोई भी वेसल है, ठीक है। तो मान लीजिए एक आपके पास एक वेसल आपके पास इस तरह से है, इतना सा है, ठीक है, एक इतना बड़ा है, ठीक है। तो किसके अंदर कितना पानी आएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसके साइज और शेप के ऊपर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है दोनों ही घड़े हैं, ठीक है, वेसल दोनों सेम हैं ये, बट साइज़ और शेप क्या है देखो मान लीजिए मैंने एक मेरे पास एक टंकी इस तरह की आ गई, ठीक है, एक टैंक ऐसे आ गया मेरे पास, ठीक है, एक टैंक है ये पानी का। देखो हैं तीनों वेसल हैं, पर साइज़ और शेप मैटर करेगी इनकी कैपेसिटी के लिए, ओके। एक मेरे पास मैं किसी भी शेप का वेसल बना सकता हूँ, ठीक है, उसमें कितना पानी आएगा उसके साइज़ पे और उसके शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस का भी वैसा ही होता है, ठीक है, कि जो आपका कंडक्टर है उसका साइज़ कैसा है, उसकी शेप कैसी है, ओके। तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, ओके। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ओके। कि जो आपका कैपेसिटर है उसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है, ठीक है, कि आपने इसको किस मीडियम में रख दिया है, ओके। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, उसके आसपास कौन से कंडक्टर्स हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, मैटर करेंगी। अब देखिए यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होते हैं। देखो अब क्या होता है, हमने बोला C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, तो वैसे तो हम बोल देंगे कूलम पर वोल्ट क्या हो जाएंगे, इसके यूनिट हो जाएंगे, बट इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था फेरेड ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के ही नेम के ऊपर इनके माइकल फेरेडे उनका नाम था, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है माइकल फेरेडे, ठीक है। तो उनके नाम के ऊपर इनको एक रिस्पेक्ट ऑनर देते हुए हम क्या बोलते हैं कि ये जो कूलम पर वोल्ट है इसको आप क्या बोल सकते हो, फेरेड, कैपिटल F से भी लिख सकते हो,
अगर कैपिटल F फेरेड लिखा हो तो वो क्या है, कैपेसिटेंस है। ओके, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फेरेड। 1 फेरेड कब बोलेंगे, 1 फेरेड बोलने का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम पर 1 वोल्ट, ठीक है, 1 कूलम 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1 फेरेड के बराबर। ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फेरेड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज गिवन टू अ कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट से इसका, जैसे क्या बोला कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको आपने कितना देना, 1 कूलम का चार्ज दिया आपने, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया कितना से, 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, जब 1 कूलम का चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ गया 1 वोल्ट से, मैंने क्या बोला था आपको कि चार्ज होने की वजह से किसी भी कंडक्टर के पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है उसके पास, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसके पास पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि पोटेंशियल क्यों बढ़ जाता है, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। चलो मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसके पास क्या आ गया है, चार्ज आ गया, तो इसके पास पोटेंशियल क्यों बढ़ गया चार्ज आने से। देखो जहाँ पे भी चार्ज होता है ये चार्ज एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपने सराउंडिंग में, ठीक है। तो जो ये फोर्स की जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इन चार्ज से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपका प्लस क्यू चार्ज, कोई हमने चार्ज यहाँ पर अब ऐड करना है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऐड करना है। अब जो पहले से यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और मैं लाने वाला हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या लगाएगी, इसको ऐसे फोर्स लगाएगी कि नहीं मैंने तेरे को नहीं आने देना है, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या मिला, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ यहाँ पे, ये चार्ज क्या, एक पोटेंशियल कि मैंने तेरे को नहीं आने देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आना है तो कुछ वर्क करा के आना पड़ेगा, ठीक है, एक वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज ही पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हमें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, ठीक है। तो वो वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज ही क्या होता है आपका, पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रही है आपकी फोर्स, ठीक है। तो फोर्स और इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करनी है, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन। और क्योंकि अब वर्क डन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, फोर्स ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो तभी हमने क्या बोला कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया है, अब ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो और चार्ज हमें ऐड करना अब क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो जैसे आपका पर यूनिट पोटेंशियल ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, चार्ज भी ऐड करना मुश्किल होता जाएगा। तो एक लिमिट तक चार्ज हम ऐड कर पाएंगे किसी भी कंडक्टर में, ओके, या किसी भी कैपेसिटर में, ओके। चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेरेड इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज गिवन टू इट सो एज टू इंक्रीज इट पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, ओके। तो 1 फेरेड एक बहुत बड़ी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, 1 फेरेड इज़ अ लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। जो हमारे पास प्रैक्टिकली जो कंडक्टर बने होते हैं, जो कैपेसिटर बने होते हैं, तो उनकी होती है जैसे मिली फेरेड में 10⁻³ फेरेड, 10⁻6 फेरेड, ओके, प्रैक्टिकली बात हो रही है अब, ओके। तो 1 फेरेड का कैपेसिटर बनाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 1 फेरेड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, ठीक है। 1 पिको फेरेड को क्या बोल देंगे, 10⁻12 फेरेड, ओके, ठीक है। और इसके तो ऐसा यूनिट हो गया, CGS यूनिट में क्या बोलेंगे हम, स्टैट फेरेड, ओके। ये आसान सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी बड़े आराम से, आप इसको देख लीजिएगा। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला में क्या करेंगे हम, Q/B है, ओके। तो डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से करेंगे, आपको पता है, आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ है। चार्ज क्या होता है, ठीक है, I होता है आपका Q/T, ठीक है, Q हो जाएगा I/T, ठीक है। करंट को A से डिनोट किया है, T को कैपिटल T से, ठीक है। V क्या होता है, V होता है आपका वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। तो V के लिए क्या किया, पहले वर्क की यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे
क्यू का लिख दिया है, तो आपके पास ये डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि जो कैपेसिटेंस होती है वो अलग अलग शेप्स के कंडक्टर के लिए और अलग अलग साइज़ के कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड ही साइज़ और शेप पे करती है कंडक्टर की। ओके, तो सबसे पहले हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, अब जो हमारा कैपेसिटर हमने बनाया वो एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी शेप है स्फेरिकल, जैसे जैसे फुटबॉल होता है। ठीक है, वैसा हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर होता है चार्ज हमेशा उसके सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम चार्ज ऐड करते जाएंगे। देखो अब कितना कर चार्ज हम यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, बोलने का मतलब कैपेसिटेंस कितनी होगी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, कितना चार्ज हम, कितना कूलम का चार्ज स्टोर कर पाएंगे और कितने वोल्ट तक, कितना पोटेंशियल मैक्सिमम वहाँ पे जनरेट हो सकता है। एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी आएगी कि जिसके बाद और चार्ज ऐड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैक्सिमम और एक मैक्सिमम चार्ज होगा जो उस पर ऊपर हो जाएगा, तो उसी की ही रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ओके, तो सिंपल है। तो ये सारी कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। आइसोलेटेड बोलने का मतलब कि इसके आसपास कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है। ठीक है, ये अकेला है। आइसोलेटेड बोलने का मतलब कि इसका प्रभाव, इसके ऊपर और कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही है, इस ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर। लेट अ चार्ज क्यू इज गिवन टू द कंडक्टर, दिस चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द आउटर सरफेस वेदर स्फेयर इज हॉलो और सॉलिड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कंडक्टर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। ठीक है, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ना, क्रिकेट की बॉल क्या होती है, जो क्रिकेट की बॉल होती है वो अंदर से सॉलिड होती है, उसके अंदर भी मटेरियल होता है। और जो फुटबॉल होता है अंदर से क्या होता है, वो हॉलो होता है, खाली होता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप समझ सकते हैं। तो चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड आपका कंडक्टर है, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, चार्ज अंदर लाई नहीं करता है। तो बट ये जितना भी आपका क्यू चार्ज है, ठीक है, जितना भी आपका क्यू चार्ज आपका यहाँ पर स्टोर हुआ, जितना भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इस स्फीयर के सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जस्ट मानना है हमने। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि एक कंडक्टर के लिए सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चाहे सरफेस के अंदर, चाहे कंडक्टर के अंदर, चाहे कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, ज़ीरो। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमने मान ली। अब देखिए हमने निकालना है कैपेसिटेंस के लिए इसके। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय। ओके, तो हमने बोलिए ये आपका क्यू चार्ज है, सारा का सारा इधर कंसंट्रेटेड है, मान लिया हमने। ओके, तो सरफेस के ऊपर जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, तो ये हमने पॉइंट P मान लिया सरफेस के ऊपर। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका BP होगा, तो जो पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव Q, बड़े वाला Q होगा जो हमने चार्ज यहाँ पे मानना हुआ है। ठीक है, Q/R, ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर, जितने भी पिछले लेक्चर हैं, हम पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ओके, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमें पोटेंशियल पता चल चुका है कि अगर क्यू चार्ज इस स्फीयर के पास आ चुका है, क्यू चार्ज अगर स्टोर हो चुका है, ठीक है, जो स्टोर करवाना था हमने, कितना चार्ज स्टोर करवाना था, ये चार्ज स्टोर करवाना था। अगर ये चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो चुका है, तो इसके जो कंडक्टर है, जो स्फीयर है, इसके पास कितना पोटेंशियल आ चुका है, वो कितना पोटेंशियल आ चुका है, दिस इज द पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके पास कैपेसिटेंस कितनी बन रही है इसकी, कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू Q/V। ओके, तो बस हमने क्या किया, ये जो V है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है। तो बस जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है, ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ से Q से Q कट जाएगा। ओके,
तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल कैपेसिटर है तो क्या होगा, हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, C इज इक्वल टू 4πε0 R। ओके, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जितना बड़ा स्फेयर होगा इतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस होगी। ओके, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ठीक है, आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो 4πε0 का जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो आपको पता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लार्जर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर मोर विल बी द कैपेसिटेंस। ओके, तो ε0 किसके बराबर हुआ, अगर हमने ε0 के बारे में भी बात करनी है तो ε0 किसके बराबर हुआ यहाँ पर, C/4πr। ओके, और ε0 को आप F/m भी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो F/m का मीनिंग क्या हुआ, देखिए ε0 के यूनिट हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ε0 आपने कहाँ पढ़ा था, कूलम्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, कोई दो चार्ज के बीच की क्या थी आपकी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे ε0 टर्म आती थी। ओके, फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आपका ε0 आ रहा है कैपेसिटेंस में, तो वो ε0 किसके बराबर हुआ, C/4πr के बराबर, यहाँ से हमने देखा। तो देखिए ε0 की यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस के यूनिट क्या हुआ, फैरेड, और यहाँ पे R है तो R के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। ठीक है, तो फैरेड पर मीटर, तो ε0 के एक और यूनिट क्या बन गए, फैरेड पर मीटर। ओके, अब देखिए हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ है एक स्फेरिकल शेप है, ऐसा मान सकते हैं हम। ओके, तो हमारी अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अगर हमारा अर्थ एक कैपेसिटर है, ठीक है, अर्थ एक कैपेसिटर है, तो हमारी अर्थ के पास कितनी कैपेसिटेंस होगी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, तो 4πε0 × R। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁻⁹, और R की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ की जो कैपेसिटेंस आएगी दैट वुड बी इक्वल टू दिस मच, 711 माइक्रो फैरेड। ओके, तो कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ विच इज़ द बिगेस्ट स्फीयर वी कम अक्रॉस इज ओनली 711 माइक्रो फैरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इतनी कम कैपेसिटेंस अर्थ के पास होगी, इतनी बड़ी अर्थ है फिर भी जो कैपेसिटेंस है इतनी कम है, 711 माइक्रो फैरेड। ओके, मान लो अगर हमें एक ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस हो 1 फैरेड। ठीक है, 1 फैरेड बोल रहे हैं अब हम। ठीक है, 1 माइक्रो फैरेड नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1 फैरेड चाहिए हमको। तो अगर हमें 1 फैरेड चाहिए तो हम, और अगर यहाँ पर देखें कि कितनी रेडियस का वो स्फेयर होगा, तो 1 फैरेड के लिए हम क्या करेंगे, R फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, C की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, C इज इक्वल टू 4πε0 R होता है ना। ठीक है, तो C की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 फैरेड। ठीक है, तो R की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर। देख लो कितना बड़ा हमें स्फेयर चाहिए होगा वो। ठीक है, कितनी बड़ी अर्थ चाहिए होगी, वो ये लगभग ये अर्थ की रेडियस से 1500 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना बड़ा स्फेयर हमें 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो और इतना बड़ा स्फेयर हम बना नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है, तो हमें एक अगर अच्छी कैपेसिटेंस चाहिए तो एक हमें बहुत बड़ा साइज़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए स्फेरिकल
कैपेसिटर नहीं बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं है, ठीक है, हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग शेप के हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे प्लेट्स लगी होंगी, ओके। बट जस्ट आज हमने कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, एक स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर किस तरह से बनेगा, ओके, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सारा आज हमने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, उसमें हमने रेक्टेंगुलर प्लेट्स ली होंगी, ठीक है, उससे कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा कैपेसिटर बनता है, ओके। तो उसकी साइज़ एंड शेप इस कैपेसिटर से अलग होगी, ओके। तो मैंने तभी बताया था आपको कि साइज़ एंड शेप, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर मैंने बताए थे ये एक कैपेसिटर को बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो उस लेक्चर को आप दोबारा से देखिए। थैंक यू।